तो सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे हैं। जो हमारी नोट्स सीरीज का 14वां और 15वां क्वेश्चन है। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं मेरे साथ में उन्हें पता होगा। और यदि आप चैप्टर 2 के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ में, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, उसे ज्वाइन कर लो। समय समय पर वहाँ पे मैं आपको जो पीडीएफ की लिंक है नोट्स की, मैं भेजता रहूँगा। ठीक है, तो चलो अब चौथा क्वेश्चन है जो हमारी नोट्स सीरीज का 14वां रहेगा। इसको पढ़ लो पहले, इसमें क्या लिखा है। हालांकि दोनों क्वेश्चन आज हम कवर करने वाले हैं। अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं। अनुशंसित मतलब सुनिश्चित करना कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। अब आपको क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा, तो इसको मैं थोड़ा चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। देखो, पहले तो ये समझ लो, अम्ल को तनुकृत करना मतलब क्या होता है। अम्ल को पतला करना। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो मार्केट में दूध आता है बिकने के लिए, मतलब यूँ कहें कि जो आप खरीद कर दूध लेते हैं, तो एक तो आता है पैकेट वाला और दूसरा आता है जो गांव से लोग लेकर आते हैं। तो कई लोग उसमें बेईमानी कर देते हैं और दूध में पानी मिला देते हैं। आपने सुना होगा और ख़ुद से देखा भी होगा। तो दूध कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है। लेकिन जो शुद्ध दूध रहता है वो गाढ़ा रहता है। अगर उसकी एक बूंद ज़मीन पर आप टपकाओगे तो वो फैलेगी नहीं। जबकि पतले दूध की जो एक बूंद यदि आप ज़मीन पर फैलाओगे या तो देखोगे कि वो पूरी जो बूंद है वो धीरे धीरे फैल गई है और पानी के जैसा उसका कलर हो चुका है, वो सफ़ेद कलर भी नहीं दिखता। तो अगर दूध में पानी मिलाएंगे तो हम कहेंगे कि दूध पतला हो रहा है। इसी तरीके से अम्ल को तनुकृत करना मतलब अम्ल को क्या करना, पतला करना। तो इसका मतलब है कि क्या अम्ल गाढ़ा होता है, तो आंसर है हाँ। अम्ल जो है प्योर एसिड जो होता है उसे हम कहते हैं सांद्र अम्ल। जो आपने देखा होगा, जो ऐसे बॉटल्स में भर के आता है तो एकदम गाढ़ा होता है ये अम्ल। लेकिन इसको हम कभी कोई प्रयोग करना है तो हम क्या करते हैं, इसको पतला करते हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन में बोला गया है कि जो अम्ल है, अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। मतलब अगर कोई अम्ल है तो इसको एक बड़े बीकर में पानी लेंगे। हम मान लेते हैं कि इसमें पानी भरा हुआ है। ये हम समझ लेते हैं कि जैसे इसमें पानी भरा हुआ है, तो अब इस अम्ल को पतला करना है तो ज़्यादा मात्रा में पानी लेकर उसमें अम्ल मिलाना चाहिए या फिर अम्ल में पानी मिलाना चाहिए। मान लेते हैं इस बीकर में पानी है तो इसका ढक्कन खोल के ये पानी इसमें मिलाना चाहिए। तो ये तरीका सही रहेगा अम्ल को पतला करने का। मतलब ओवरऑल अम्ल में पानी मिक्स करना है। तो इस तरीके से करें या फिर इस तरीके से करें। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। मतलब पहला तरीका कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। ये क्वेश्चन में बताया गया है कि जल को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए कभी भी, जबकि जल में अम्ल को मिलाना चाहिए। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो क्वेश्चन में ही हमें ये बता दिया गया है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। मतलब जो कोई भी अम्ल हो इस तरीके से, तो उसको जल में मिलाना चाहिए। इस तरीके से कभी नहीं मिलाना चाहिए। आप भी प्रयोगशाला में ध्यान रखें, तो अम्ल में कभी भी इस तरीके से जल नहीं मिलाना चाहिए। तो इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है। देखो, क्या होता है कि जब अम्ल और जल आपस में मिलते हैं, मतलब कि अगर हम बात करें कि कोई भी अम्ल है, जब वो जल के साथ में मिलता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये बात याद रखो, ऊष्मा बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो ये जो रिएक्शन होती है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी रिएक्शन हम इसे कहते हैं। जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी। और बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है तो क्या होता है कि वो अम्ल जो है बहुत ही तेज होता है। अगर ये अम्ल आपके हाथ पर गिर जाए, जैसे ये H2SO4 है, अगर ये हाथ पर गिर जाए, अगर गाढ़ा जो है, मतलब सांद्र, गाढ़ा को क्या बोलते हैं, सांद्र H2SO4, अगर ये आपके हाथ पर गिर जाएगा तो हाथ गल जाएगा या हाथ बिल्कुल पूरी तरीके से छेद करता हुआ निकल जाएगा, इतना तेज होता है। तो अगर ऊष्मा उत्पन्न होगी, अगर हम इसमें
पानी मिलाएंगे तो इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऊष्मा के कारण ये उछलकर अपने शरीर के ऊपर आ सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि गरम कढ़ाई में अगर हम पानी डालते हैं तो वो पानी उछल जाता है। उसी तरीके से ये अम्ल में अगर पानी मिलाएंगे तो ये अम्ल जो है वो उछल के, हो सकता है कि जो हम प्रयोग कर रहे हैं तो हमारे हाथ पर गिर जाए, हमारे चेहरे पर गिर जाए उछल के, तो क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारी ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो कैसा करेंगे? अम्ल को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बूंद बूंद करके जल में मिलाएंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे क्या ऊष्मा उत्पन्न नहीं होगी अब? तो आंसर है ऊष्मा उत्पन्न होगी, लेकिन जल के द्वारा वो अवशोषित हो जाएगी और ज़्यादा जो अम्ल है वो उछलने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। तो अम्ल जो है, जैसे बूंद बूंद करके यदि हम बूंद बूंद करके अगर इसमें डालेंगे तो क्या होगा? एक बूंद गई, ऊष्मा कम उत्पन्न हुई, जल के द्वारा अवशोषित हो गई। फिर दूसरी बूंद आएगी, जल के द्वारा अवशोषित हो जाएगी ऊष्मा। इसलिए कभी भी अम्ल में जल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अम्ल बहुत ज़्यादा है तो वो उछल के शरीर पर आ सकता है। इसलिए क्या करना है कि जल में अम्ल थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलाना है, बूंद बूंद करके मिलाना है। इससे जो भी थोड़ी बहुत ऊष्मा उत्पन्न होगी वो जल के द्वारा ही अवशोषित हो जाएगी और नुकसान नहीं होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? तो इसी तरीके से आप इसका आंसर जो है वो लिख सकते हो कि अम्ल को तनुकृत करते समय, मतलब अम्ल को पतला करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं, मतलब ये हमें क्यों ध्यान देते हैं, सावधानी क्यों बरतनी चाहिए, ये सुनिश्चित क्यों करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। ये सही तरीका है, ना कि जल को अम्ल में, ना कि जल को अम्ल में। तो इसका समझ में आया ना आपको आंसर? क्योंकि अम्ल और जल जब आपस में क्रिया करते हैं तो बहुत ढेर सारी ऊष्मा उत्पन्न होती है और उस ऊष्मा के कारण ये जो अम्ल है उछल के शरीर पर गिर सकता है और हमें नुकसान कर सकता है, हमारे लिए हानिकारक है। इसलिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में जल में ही मिला दो। जैसे ये H2SO4 है तो जैसे ही जल में घुलेगा तो ये H2SO4 का विलयन बनेगा, H2SO4 का जलीय विलयन कहलाएगा। ये जलीय विलयन की बात हम पहले भी कर चुके हैं, क्या कहलाती है। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि कैसे लिखना है। तो ये देख लो, ये आंसर आपको लिखना है कि जब अम्ल का तनुकरण किया जाता है, मतलब जब अम्ल को पतला किया जाता है तो अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, जैसे कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और अम्ल को जल में मिलाने से, मतलब जो फर्स्ट कंडीशन है मैं आपको दिखा देता हूँ। जो फर्स्ट कंडीशन है कि अम्ल को जल में मिलाने से, आपको याद हो जाएगा कि अम्ल को जल में मिलाने से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वह जल द्वारा शोषित कर ली जाती है। मतलब जो ऊष्मा उत्पन्न होगी ना यहाँ पे, वो जल के द्वारा ही शोषित कर ली जाएगी। ठीक है, इसलिए या अतः एक कोई भी रहेगा, इसलिए अम्ल को जल में मिलाते हैं, ना कि जल को अम्ल में। तो वो क्वेश्चन से आप जो कहते हो देख के लिख सकते हैं। तो ये जो है अपने नोट्स में लिख लीजिए। ये नोट्स हो गए, ये समझ भी लिया हमने अच्छे से, ठीक है। और कम टाइम में बहुत सी चीज़ें हम समझ भी गए हैं यहाँ पे। अब देखो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसको देख लेते हैं कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। तो इसको यहाँ पे ऐसे समझेंगे कि जैसे हमारे पास कोई अम्ल है तो उसका विलयन बनाएंगे तो पानी में मिलाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक बीकर में पानी भर लिया। अब इसमें क्या है, हमने 2-4 बूंदें HCl अम्ल की डाल दी होंगी। तो इसके कारण क्या हो गया, जो HCl का विलयन हो गया, HCl का विलयन। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझो कि अगर हम HCl का विलयन हमने ले लिया, अब इसमें क्या हुआ है कि HCl 2 भागों में टूटता है, H+ और Cl-। तो इसके पास जो HCl है ये जल में टूटा है। तो जल का सूत्र क्या होता है, H2O। तो H2O के पास यदि H जाएगा, H+, तो ये जो है दोनों मिलकर बनाते हैं हाइड्रोनियम आयन, जो कि होता है H3O। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसमें 5 बूंदें हमने मिलाई हैं। तो 5 बूंदों के कारण जो HCl अम्ल की 5 बूंदें हैं जो कि हमने पानी में मिलाई हैं, तो क्या हो गया है, हाइड्रोनियम आयन बन गया है। अब जो हाइड्रोनियम आयन यहाँ पे बना है H3O+, ये मान लो 5 बूंदें हमने मिलाई हैं, जिसके कारण ये है। अब इसको यदि हम पतला करें, यानी अम्ल के विलयन को, ये HCl अम्ल का विलयन है जिसमें हाइड्रोनियम आयन है। अब इसको यदि पतला करेंगे तो इसमें और पानी मिलाएंगे
पतला करना मतलब पानी मिलाना। तो इसमें हम यदि अम्ल के विलयन को हम पतला कर सकते हैं, इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सांद्र अम्ल थोड़े ना है, ये तो पतला अम्ल है। तो इसमें हम और पानी मिलाएंगे, ठीक है, इसमें हम पानी और ऐड करेंगे, जिसके कारण क्या होगा कि आयतन बढ़ेगा। तो जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक छोटा सा बॉक्स बनाया, और इस छोटे से बॉक्स में यदि हम देखें तो हाइड्रोनियम आयन मान लो 5 हाइड्रोनियम आयन है इसमें। कितने हाइड्रोनियम आयन है? 5। पानी मिलाएंगे तो पतला होगा, तो हाइड्रोनियम आयन दूर दूर हो जाएंगे, और तो इस छोटे से आयतन में अब 3 हाइड्रोनियम आयन आपको मिलेंगे, और पानी मिलाएंगे तो 2 मिलेंगे, क्योंकि फिर सब जो पानी मिला रहे हैं उसमें भी हाइड्रोनियम आयन, ये 5 जितने भी हैं वो सब पूरे पानी में घुलेंगे ना। तो क्या होगा, जैसे जैसे हम पानी मिलाते जाएंगे हाइड्रोनियम आयन की संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक उसी प्रकार जैसे मीठा, मान लो कोई गिलास है, शक्कर का विलयन है इसमें, तो इसमें कोई शरबत है, अब ये मीठा है, पर्याप्त मीठा है, पीने के लिए अच्छा है, लेकिन अगर इसमें और पानी मिलाते जाओगे और पानी मिलाते जाओगे तो जो मीठापन है वो प्रति इकाई आयतन में कम होने लगेगा। तो हम जब 1 चम्मच निकालेंगे तो हम कहेंगे अब मीठा कम हो गया। वैसे ही हाइड्रोनियम आयन एक HCl विलयन में थे, लेकिन जैसे ही हमने इसको पतला किया तो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी प्रति इकाई आयतन में, क्योंकि वो सभी जगह फैल जाएंगे। जैसे शक्कर सभी जगह फैलेगी, जो पानी मिलाएंगे उसमें भी मिलेगी शक्कर, फिर उसमें भी घुलेगी, वैसे ही हाइड्रोनियम आयन होता है। तो ऐसे आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होगी, तो आप लिखोगे कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आप दोनों समाप्त होते हैं। अब इनका जो आंसर है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं 15वां क्वेश्चन है कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा कि प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बाकी क्वेश्चन का हिस्सा ही है, बस यहाँ से आंसर सही है। प्रति इकाई आयतन में जो है H3O+ की सांद्रता प्रति इकाई आयतन में कम हो जाती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो फटाफट से, इसके बाद हम लोग 16वां क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।